हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशियोलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समाजशास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई तरीके से घुमा घुमा कर क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक के विषय में जानते हैं। तो टॉपिक है उपकल्पना, हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस क्या होता है, उपकल्पना क्या है, उपकल्पना का क्या अर्थ होता है, उपकल्पना कितने प्रकार की होती है, हाइपोथेसिस का निर्माण किस प्रकार से होता है, किन स्रोतों के द्वारा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक शेयर कर दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक से समाजशास्त्र विषय से संबंधित लाती रहूँगी। तो चलिए हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और हाइपोथेसिस के विषय में जानते हैं कि आखिरकार हाइपोथेसिस होती क्या है। तो सबसे पहले हम एक संक्षिप्त में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार शॉर्ट फॉर्म में हाइपोथेसिस क्या होती है, फिर इसके विषय में विस्तार से समझते हैं। तो हाइपोथेसिस एक ऐसा विचार है कि जैसे कि हम कभी कोई कार्य करने वाले होते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं या हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे होते हैं जो काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। यानी कि जो भी कार्य हम करने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो हम उस कार्य को करने के पहले अपने मन में कुछ विचार करते हैं, अपने मन में उस कार्य को करने का एक प्लान करते हैं, एक तैयारी करते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे तो हम एकदम से तो कर नहीं लेंगे, हम इस कार्य को स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। और जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस कार्य को, तो हमें कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा कार्य बाद में करना है, कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा कार्य बाद में करना है, कौन सा कार्य सबसे अंत में करना है। तो इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से जब हम कोई योजना बनाते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हम उस कार्य को करते हैं, तो वो क्या होती है कि हाइपोथेसिस होती है। और जब हम उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, जब हम उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो वो हाइपोथेसिस क्या करता है कि उस कार्य को पूर्ण करने में हमारी मदद करता है। तो एक हाइपोथेसिस हमारी क्या है, पूर्ण कल्पना है, हमारी पूर्व विचार है, हमारी पूर्व कल्पना है, जिसको हम पूर्व नियोजित प्लानिंग करके बनाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी सारांश जो इस टॉपिक का है, यानी जो संक्षिप्त में बात है, वो मैंने समझाई है। अब इसके हम अर्थ को समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे और हाइपोथेसिस के जो स्रोत होते हैं उनको समझेंगे। तो अधिकांश अध्ययन में समस्या के प्रतिपादन के पश्चात उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि जब कोई समस्या होती है और उस समस्या को क्या करना होता है कि हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, जो मुख्यतः समस्या संबद्ध अनुमानित कथन या हल होते हैं और अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान इनके सत्यापन का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जब वो प्रक्रिया, हम कोई विचार बना लेते हैं, किसी कार्य को करने की प्लानिंग तैयार कर लेते हैं और जब वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो यानी वो प्रक्रिया जब हमारे लक्ष्य के अनुरूप सटीक बैठ जाती है, यानी हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, उसको सत्यापित कर देते हैं, यानी कि ये जो हमने कार्य किया है वो बिल्कुल ठीक कार्य किया है। प्रारंभ में यह कामचलाऊ वक्तव्य, अनुमान या सहज ज्ञान द्वारा ही हो सकता है, जो शोधकर्ता के लिए मार्ग निर्देशन करता है कि उसे क्या करना है, किन तथ्यों को संकलित करना है, किन्हें नहीं। सामान्य अर्थों में ये कामचलाऊ वक्तव्य या अनुमान कथन ही उपकल्पना है। यानी कि जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक विचार ही लेते हैं, एक ज्ञान की उपज को करते हैं और फिर उसके बाद जो ये हाइपोथेसिस बनती है वो हमारे आगे के कार्यक्रम को क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप सरल करती है, निर्देशित करती है। फिर उसको चरणबद्ध तरीके से हम करते जाते हैं और उसमें हमें ये देखना होता है कि हम किन कार्यों को करें, किन कार्यों को ना करें, ये भी हम साथ में देखते चलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी एक अनुमानित कल्पना होती है और इस अनुमान की कल्पना के द्वारा ही हमारे कार्य पूर्ण होते हैं। जैसे कि एक मकान जब बनता है तो जब उसकी नींव रखी जाती है और उसमें बहुत सारे अंदर काम होते हैं, डाइनिंग रूम बनता है और उसके अलावा उसमें किचन है, गार्डन है और
बालकनी है, ये सब कुछ जब एक स्ट्रक्चर के तहत जब उस मिस्त्री उसको बनाता है तो वो एक स्ट्रक्चर के तहत अपने मन में सोचता जाता है कि हमें पहले कौन सा पोर्शन बनाना है, कौन सा पोर्शन बनाना है, फिर उसके बाद वो बिल्डिंग तैयार हो पाती है। तो इसी तरीके से एक हाइपोथेसिस है। अब हम विभिन्न समाज शास्त्रियों के द्वारा जान लेते हैं कि उनके अनुसार हाइपोथेसिस क्या है। तो उल्प कल्पना यानी हाइपोथेसिस एक कामचलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। ये डेफिनेशन एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि लुंडबर्ग के अनुसार जो हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, यानी कि ये परिभाषा लिख दी जाती है और पूछा जाता है ऑप्शन में कि ये किसकी परिभाषा है, कि उपकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता का परीक्षा अभी बाकी है। पीवी के विचारानुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। इसके बाद आगे देखिए कि प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना कोई भी अटकल पच्चू अनुमान कल्पना विचार सहज ज्ञान और कुछ भी हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बनती है। क्रिया या अनुसंधान का आधार बनती है, यानी कि जब हमारे मन में कोई विचार होता है, काम चलाओ विचार होता है, हम उस काम चलाओ विचार का ही क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर अपने मन में बना लेते हैं, अपने दिल मस्तिष्क में बना लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा आधार बन जाता है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस क्या है, किसी भी कार्य को करने का एक बेस बन जाता है। फिर है उपकल्पना के प्रकार। तो अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कितने प्रकार के होते हैं। उपकल्पना के प्रकारों का निर्माण वास्तव में अध्ययन विषय की प्रकृति पर निर्भर होता है, अतः जितने प्रकार के अध्ययन विषय होते हैं उतने ही प्रकार की उपकल्पनाएं हो सकती हैं। गुट्टे और हार्ट ने उपकल्पनाओं को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया। तो जो उपकल्पनाएं हैं, जैसे हर क्षेत्र में हर विषय का अध्ययन होता है, बहुत सारे विषय होते हैं, इस समाज में अध्ययन करने के लिए, इस प्रकृति में अध्ययन करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, तो उनकी जो उपकल्पनाएं होती हैं, उनकी उपकल्पनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो गुट्टे और हार्ट ने यहाँ पे 3 प्रकार की उपकल्पनाओं की चर्चा की है। सबसे पहले उन्होंने बताया है, पहला परीक्षात्मक एक रूपता को दर्शाने वाली उपकल्पना। परीक्षात्मक उपकल्पना को दर्शाने वाली उपकल्पना, इस श्रेणी के अंतर्गत वे उपकल्पनाएं आती हैं जिसका कि निर्माण समाज में प्रचलित सामान्य विचार सामान्य मान्यताओं के आधार पर किया जाता है तथा उन उपकल्पनाओं का परीक्षण समान तथ्यों की जांच करके किया जाता है। जैसे कि कहावत है, जितना नाटा उतना खोटा। इस कल्पना की सत्यता की जांच नाटे व्यक्तियों के संबंध में अध्ययन करके की जा सकती है। अब देखिए, एक ये हंसी की स्थिति भी है कि जितना नाटा उतना खोटा। इसमें एक रूपता यानी किसी एक व्यक्ति के विषय में, मतलब एक रूपता छाटी जाती है, एक व्यक्ति के विषय में नहीं, एक जैसी स्थिति के विषय में इसमें देखा जा रहा है कि जितने भी समाज में छोटे कट के लोग होते हैं, नाटे कट के लोग होते हैं, गोल मटोल होते हैं, तो वो लोग उतने ही ज़्यादा मतलब हंसमुख होते हैं, नटखट होते हैं, और उनकी जो स्थितियाँ होती हैं, जो उनकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, वो अलग तरीके की होती है। वो लोगों को हंसाने का भी काम कर देते हैं, कुछ अपनी शारीरिक बनावट की वजह से, कुछ अपनी आदतों की वजह से, कुछ कार्यों की वजह से। तो ये एक शोध में पाया गया है, अध्ययन में पाया गया है, और इसकी जांच भी की जाती है कि चलिए समाज में जितने भी हैं, जितने भी एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा सोच लेता है, समाज में जाता है, उसके सामने जब भी जितने भी कम कद काठ के लोग मिल जाते हैं तो कंपेयर करता है कि वो उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। तो ये जो मन में है, ये एक कल्पना बन जाती है। इस तरीके से ये क्या है कि एक तो बताया उन्होंने कि परीक्षात्मक एकरूपता को दर्शाने वाली उपकल्पना। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जटिल आदर्श के रूप से संबंधित उपकल्पना, जैसे कि समाज में कुछ आदर्श होते हैं, उन आदर्शों के रूप के आधार उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि हिंदू समाज में माँ का एक आदर्श रूप है, जैसे कि हिंदू समाज में माँ का एक आदर्श रूप है। अतः उस आदर्श रूप के आधार पर किसी उपकल्पना का निर्माण करके वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसकी सत्यता की जांच की जाती है। तो जटिल आदर्श के रूप में, यानी कि सबसे ज़्यादा जटिल आदर्श की बात इसमें की जा रही, तो किसको माँ को माना जा रहा कि माँ एक ऐसी स्थिति होती है कि बच्चे के अच्छे भी कार्यों को, गलत भी कार्यों को, सबको वो क्या करती है, माफ़ कर देती है, और फिर भी अपने बच्चों को हमेशा अपने से जोड़ के रखती है कि कहीं मेरा बच्चा उसको
कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उसको मैं आगे के लिए प्रिपेयर करूं कि वो कुछ अच्छा करे, समाज में नाम रोशन करे, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है। तो माँ का जो रूप होता है वो एक आदर्श का रूप होता है, क्योंकि माँ ही बच्चे के लिए सबसे पहली शिक्षिका होती है। तो इस तरीके से जो है तो एक उपकल्पना का निर्माण हो जाता है। तो ये एक जटिल स्थिति होती है, और ये जटिल स्थिति जो है क्या करती है, वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसकी सत्यता की जांच करती है। तो इस तरीके से ये दूसरे नंबर पर उन्होंने गुड एवं हार्ट ने बताया है। फिर उन्होंने आगे बताया है कि विवेचनात्मक परिवर्तनशीलता के संबंध को बताने वाली उपकल्पना है। सामाजिक परिवर्तन को दर्शाने वाली सामाजिक घटनाओं के एक ही नहीं कई कारक होते हैं तथा इन कारकों में एक अंतर संबंध होता है। इन अंतर संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी उपकल्पना का निर्माण सामाजिक परिवर्तनशीलता को दर्शाने के लिए करते हैं तो उसे इस श्रेणी के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कि संयुक्त परिवार की संरचना व कार्यों में आज अनेक परिवर्तन जारी हैं। इन परिवर्तनों के कई कारक हैं, इनमें एक अंतर संबंध है। अतः इन कारकों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी उपकल्पना का निर्माण करेंगे तो वह श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि जब हमें कुछ ऐसा समाज में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं, कुछ घटनाएं घटित हो रही होती हैं, समाज में समस्याएं उत्पन्न हो रही होती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं कि समझने के लिए मन में हाइपोथेसिस करते हैं, यानी उस पर शोध कर डालते हैं, उसकी रिसर्च कर डालते हैं कि आखिरकार ये जो समस्याएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, क्या कारण है, खोजबीन चालू। और उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी पूर्व कल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं उसकी जड़ की तह तक पहुंचने के लिए कि आखिरकार ये समस्याएं, ये घटनाएं, ये सामाजिक परिवर्तन क्यों हो रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने गुड एवं हार्ट ने 3 प्रकार की हाइपोथेसिस की बात की है। और चूंकि जो हाइपोथेसिस ये गुड एवं हार्ट के अनुसार है, क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस के 3 प्रकार बताए हैं वो गुड एवं हार्ट ने बताए हैं, लेकिन उन्होंने जो बताए हैं वो अपने तरीके से बताए हैं। बल्कि जो हाइपोथेसिस होती है वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में, किसी भी स्थिति में हम अपनी एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। कार्य वो चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो, हम उस कार्य को, किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो सबसे पहले ही हम सोच लेते हैं कि हमें इस कार्य को कैसे करना है। वो एक हमारी उपकल्पना ही होती है। तो इस तरीके से जैसे कि अब बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा होता है जब वो थोड़ा सा लो क्लास में होता है, फिर हाई क्लास में पहुंचता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि बहुत अच्छी नौकरी पाता है, गवर्नमेंट जॉब पाता है, अधिकारी बनता है। तो वो अधिकारी बनता है या कोई सरकारी नौकरी अच्छी पाता है तो ऐसे ही नहीं पा जाता, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी होती है, रात दिन की तैयारी करनी होती है। और रात दिन की तैयारी जब वो करता है तो ऐसे वैसे नहीं कर लेता, उसको पहले से ही सोचना विचारना पड़ता है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसकी एक प्लानिंग करनी होती है, उस प्लानिंग के तहत ही वो उसको अपने टारगेट को पाना होता है और उस प्लानिंग के तहत ही वो उस गवर्नमेंट जॉब को पाता है। तो ये क्या है, हमारी एक हाइपोथेसिस है। अब ये जानना है कि कल्पना के स्रोत यानी कि हाइपोथेसिस के क्या स्रोत होते हैं, यानी हाइपोथेसिस किन किन स्थितियों से हमें प्राप्त होती है। तो देखिए, उपकल्पना का जो स्रोत होता है वो अनुसंधानकर्ता अपनी अंतर्दृष्टि से, पूरी कल्पना से, किसी विचार से, अनुभव से कर सकता है। इस दृष्टिकोण से उपकल्पना का स्रोत अनुसंधानकर्ता स्वयं हो सकता है। गुड एवं हार्ट ने उपकल्पना को निम्नलिखित 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। तो ये कौन से स्रोत है? तो यानी जो उपकल्पना है वो कैसे होती है, ये हमारी अपनी स्वयं की सोच होती है, स्वयं के विचार होते हैं, स्वयं की समझ होती है। तो अब सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है कि सामान्य संस्कृति, किसी विशेष संस्कृति के मूल्य, विश्वास, लोक कथाएं, दर्शन, धर्म आदि जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उपकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति के विभिन्न उपकल्पनाओं की भिन्नता का कारण भी बनती है। भारतीय संस्कृति उदार, अध्यात्मवादी एवं परमार्थी है, जबकि अमेरिकन संस्कृति स्वकेंद्रित, प्रतिस्पर्धाशील, भौतिकवादी है।
तो अब देखिए, जो भारतीय संस्कृति है और जो अमेरिकन संस्कृति, इसमें कंपेयर किया गया है। तो एक कंपेयर जो किया गया है वो उपकल्पना के निर्माण में संस्कृति की यह भिन्नता महत्वपूर्ण हो सकती है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जाति, परिवार, ग्रामीण संरचना संबंधी उपकल्पनाओं का विकास सरल है। इसी प्रकार लोक विश्वास, परंपराएं, लोकगीत आदि के आधार पर भी कई उपकल्पनाएं विकसित होती हैं। हम देखते हैं कि कभी कभी जो छोटे छोटे से तीज त्यौहार होते हैं, छोटी छोटी से लोक रीतियाँ, लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक प्रथाएँ होती हैं, यानी कि अपनी एक समुदाय की कुछ विशिष्ट संस्कृतियाँ होती हैं, वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो बड़ा जब रूप लेती तो उसकी खोजबीन होती है कि आखिर ये संस्कृति किस प्रकार से पनपी है, जो आज ये वृहद रूप में मनाई जाती है। जैसे कि हमारा दीपावली है, अब ये दीपावली मनाई जाती है, तो दीपावली जो मनाई जा रही है, तो लोगों का मानना है कि राम जी वनवास करके आए थे और उसके बाद खुशी से अयोध्या में दीपक जलाए गए थे। तो अब सबकी अपनी अलग अलग विचार है, अलग अलग समझ है। तो इसके पीछे की जो वास्तविक स्थितियां होती हैं, जो वास्तविक समझ होती है, उस तक पहुंचने के लिए हमें हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। और ये ही क्या करती हैं कि जो सामान्य संस्कृति होती है, ये हमारी हाइपोथेसिस बनाने में क्या करती है, हमारी सहायता करती हैं, हमारी मदद करती हैं। अब हम आगे समझते हैं कि समरूपता प्रायः उपयोगी उपकल्पनाओं के महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती हैं। जैसे पेड़ पौधे एक परिस्थिति विशेष का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह मानव ज्ञान के संबंध में भी उपकल्पना को जन्म दे सकता है कि पेड़ पौधों की भांति मानव जीवन भी परिस्थिति विशेष से प्रभावित होता है। अब इसमें समरूपता की बात की गई है कि समरूपता, जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु प्रकृति में है, वैसे ही मानव जीवन भी प्रकृति में है। तो जो पेड़ पौधों की कंपेयर की गई है वो मनुष्य के जीवन से भी कंपेयर की गई है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनका मानव पर असर होता है, मानव का जो असर है वो पेड़ पौधों पर होता है, क्योंकि मानव से बहुत सी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आज फैक्ट्रियां बनती हैं, केमिकल होता है, उससे पौधों को, पेड़ पौधों को, हमारी प्रकृति को नुकसान होता है और प्रकृति से भी मनुष्य को नुकसान होता है। कभी कभी स्थितियां ऐसी विकराल हो जाती हैं, भूकंप हो जाते हैं, फट जाते हैं, ज्वालामुखी फट जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है। तो इस तरीके से जो एक दूसरे पर क्या है कि ये संबंधित हैं और मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इनमें एक दूसरे में समरूपता की बात की गई है। तो इसमें जो उपयोगी महत्वपूर्ण, इनसे क्या होता है कि हम जान लेते हैं कि ये जो भूस्खलन यानी कि जो ये ज्वालामुखी फटा, तो ये क्यों फटा, क्या कारण हुआ, उस ज्वालामुखी के फटने का, ज्वालामुखी का लार्वा निकलने के पीछे के कारण को सोचा जाता है, समझा जाता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर गहरे रिसर्च किए हैं, तब जाके उस चीज़ को समझा जाता है। यानी पहले उन्होंने उसकी क्या किया होगा, एक हाइपोथेसिस बनाई होगी, फिर ये समझा होगा। फिर हम आगे बात करते हैं तो व्यक्तिगत अनुभव की बात करते हैं। शोधकर्ता व्यक्तिगत अनुभव उपकल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लिम्ब्रोशो ने जन्मजात अपराधी प्रारूप की उपकल्पना सैनिक शिविर के सर्जन के रूप में, लिम्ब्रोशो ने अपने अनुभवों की उपज थी। तो एक देखिए व्यक्तिगत अनुभव की बात कि अपने अनुभव के द्वारा बहुत से समाजशास्त्रियों ने ये जान निकाला कि कुछ अपराधी जन्मजात होते हैं, यानी पैदाइशी अपराधी पैदा होते हैं, कि उनका जो पारिवारिक इतिहास है उस पारिवारिक इतिहास को सर्च किया जाता है कि जो ये परिवार है, यानी कि इसमें इस मनुष्य में ऐसा तो नहीं है कि ये पारिवारिक लक्षण है। जैसे कि अब बहुत से रोग हो जाते हैं मनुष्य के अंदर जो कि वंश से वंश यानी पीढ़ीगत होते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से अपराधी की बात लिम्ब्रोशो ने की है कि जन्मजात अपराधी भी होते हैं। तो उसी प्रकार मर्टन ने वेवलेंथ की चर्चा करते हुए कहा कि उसकी अंतर्दृष्टि, अनुभव, संस्कृति, पृष्ठभूमि ने उसे पूंजीवाद की आलोचना के संबंध में अवकाश वर्ग की उपकल्पना के लिए प्रेरित किया। अब जैसे इसमें एक और उदाहरण दिया गया, ये तो एक उदाहरण रहा लिम्ब्रोशो का। अब एक वेवलेंथ का उदाहरण दिया गया, मर्टन ने उदाहरण दिया है, विचलन संबंधी उदाहरण दिया है, जिसमें वेवलेंथ ने अवकाश वर्ग की बात की कि जब
औद्योगिकरण की स्थिति अधिक होती है और श्रमिकों से काम ज़्यादा लेने की आवश्यकता होती है, तो उनको बीच में अवकाश देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से मर्टन ने विचलन का सिद्धांत की बात की। तो इस तरीके से इन सबको समझने के लिए, जानने के लिए हमें एक हाइपोथेसिस बनानी होती है, इसकी जड़ को समझने के लिए कि आखिर ये समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है। तो इस तरीके से अनुभवी शोधकर्ता है उन्हें अर्थपूर्ण उपकल्पनाओं का रूप दे सकते हैं। यानी कि इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो उपकल्पना का निर्माण है ये विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकते हैं, जो अपने समझ को डेवलप कर चुके हैं, विकसित कर चुके हैं, उन्हें ही कर सकते हैं। फिर अंत में देखिए, अंत में एक वैज्ञानिक सिद्धांत की बात हार्ट ने और की है, वुडयार्ड हार्ट ने। उनके अनुसार उपकल्पनाओं का जन्म स्वयं विज्ञान में होता है। प्रत्येक विज्ञान में विभिन्न विषयों से संबंध अनेक सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों से एक विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी हमारे वर्तमान शोध के कार्य के आधार पर बनती है। जैसे कि जाति प्रथा व्यवसायिक सिद्धांत से उपकल्पना बनाई, जाति प्रथा के व्यवसायिक सिद्धांत से उपकल्पना बनी। तो जाति व्यवसायिक सिद्धांत की उपकल्पना किसने दी थी? तो नेस्फील्ड ने दी थी। जाति के जो व्यवसायिक सिद्धांत की उपकल्पना है वो नेस्फील्ड ने दी थी, जिसने जो कार्य किए उस कार्य के अनुसार जाति का विभाजन हुआ। तो इसमें उन्होंने अपना अध्ययन किया था और एक वैज्ञानिक सिद्धांत बनाया कि एक उसको समझने का प्रयास किया कि लोगों के कार्य के द्वारा जो है व्यवसायिक सिद्धांत बना, जाति प्रथा का व्यवसायिक सिद्धांत। इसी तरीके से पेशा और केवल पेशा ही भारतीय जाति व्यवस्था का उत्पत्ति का कारण बना, ऐसा नेस्फील्ड मानते हैं। मैक्स वेबर भी धर्म के आर्थिक संरचना के सिद्धांत पर आधारित कई उपकल्पनाओं के विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परीक्षण किया। अपने अपने अनुसार विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। तो जो समाजशास्त्रियों ने सिद्धांत दिए हैं, तो वो जो सिद्धांत दिए हैं वो उपकल्पना के बेस पर ही दिए हैं कि उन्होंने पहले हाइपोथेसिस बनाई, उसके बाद उस पर शोध किया। शोध करने के बाद जब वो ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी टारगेट पर पहुंचे अपने, तो उसको सिद्ध कर दिया, यानी सत्यापित कर दिया कि ये जो कार्य है वो इन वजहों से ऐसा ऐसा कार्य हुआ है। आखिर अंत में वो विचार सत्यापित हो जाता है। तो इसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है ये, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।